हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है करियर पाथ पे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम एच मेंस जनरल स्टडीज के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो पेपर अभी 2024 अक्टूबर के मंथ में हुए, इसमें ऑलरेडी हमने दो पेपर डिस्कस कर लिए, GS1 GS2। और आज हम बात करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 3 कि किस तरह का पेपर रहा है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, किस तरह के क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछे गए। और साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मॉडल आंसर क्या हो सकते हैं क्वेश्चंस के। और हम ये भी देखेंगे कि ट्रेंड किस तरह का है, क्या कोई सिग्निफिकेंट चेंज हमें दिखाई दे रहा है 2024 के पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल स्टडीज के पेपर जो हैं वो तीन पेपर होते हैं HES में, जिसमें हर पेपर 200 मार्क्स का होता है। तो ये GS3 पेपर है जो कि 200 मार्क्स का है। और टाइम जो है हर पेपर के लिए वो 3 आवर रहता है। तो 3 आवर्स का टाइम है, 200 मार्क्स का पेपर है। कुल मिलाकर जनरल स्टडीज के तीन पेपर होते हैं। GS1 200 मार्क्स, GS2 200 मार्क्स, GS3 200 मार्क्स। और टोटल आपका 600 मार्क्स का रहता है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि मेंस एग्जामिनेशन में अब जो रिसेंट पैटर्न है उसमें जनरल स्टडीज के बेस पे ही किसी का सिलेक्शन होता है या नहीं हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि जनरल स्टडीज का सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं तीन पेपर GS के 600 मार्क्स का टोटल जो वेटेज है वो आपका GS का ही रहता है। तो GS में यदि किसी एस्पिरेंट के कम नंबर है तो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरल स्टडीज के पेपर तीनों ही बहुत अच्छे हुए हों, प्लस अगर अच्छे मार्क्स आते हैं GS में तो टॉप रैंक सिक्योर करने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। तीनों पेपर में से अगर हम जनरल स्टडीज 3 पेपर की बात करें तो ये पेपर आपका कंपैरेटिव थोड़ा करंट पेपर रहता है। और इस तरह के पेपर में संभावना जो है दोनों तरह की हो सकती है। अगर किसी एस्पिरेंट ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, प्लस 1 डेढ़ साल का करंट अफेयर को भी अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो जनरल स्टडीज 3 पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं। अगर किसी ने करंट अफेयर वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो GS3 के मार्क्स बहुत कम भी हो सकते हैं। तो जनरल स्टडीज 3 का रोल जो है वो सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे एस्पिरेंट जो सीरियस तैयारी करते हैं, जिन्होंने करंट अफेयर की भी अच्छी तैयारी की होती है, GS3 में सबसे ज़्यादा मार्क्स देखने को मिलते हैं तीनों पेपर में। जनरल स्टडीज 3 एक ऐसा एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि सिलेबस है क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल स्टडीज के तीनों पेपर में कुल मिला के 3 यूनिट है। तो इसी तरह से GS3 में भी 3 यूनिट है और हर यूनिट के दो सब यूनिट है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं। तो आई एम सॉरी, जनरल स्टडीज में जैसे 3 यूनिट है और हर यूनिट के 3 सब यूनिट है। तो कुल मिला के आपको 9 सब यूनिट आपको हर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो जनरल स्टडीज 3 पेपर भी कुल मिलाकर 9 सब यूनिट में बटा हुआ है। और अगर हम मोटा माटी बात करें तो सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी भी कॉन्सेप्चुअल भी है, प्लस आपका जो करंट जो अपडेट्स रहती हैं इकोनॉमी में वो सारी चीज़ें, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी, प्लस बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है। और इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी का भी पार्ट रहता है। प्लस इसके अलावा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी आपका GS3 का जो पेपर है उसमें रहता है। तो अगर इसको हम लेमन शब्दों में समझने की कोशिश करें तो कुल मिला के इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी, और अन्य लास्ट की अगर आप बात करेंगे सब यूनिट्स की, तो उसमें हिमाचल प्रदेश का एक टूरिज्म, और प्लस आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट वाले क्वेश्चन आपके जनरल स्टडी 3 के पेपर में रहते हैं। तो इस साल 2024 का जो पेपर हुआ है उसमें हमें सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिल रहा है। तीनों ही पेपर जो इस बार HPS के हुए हैं उसमें इस बार जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछे गए थे बहुत ही कंसेप्चुअल और करंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्लियरली ये क्लियर हो रहा है कि इस तरह इस साल जो पेपर आपका है वो UPSC की तर्ज पर ही क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जिनको 2025 और 2026 की तैयारी करनी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इंपॉर्टेंट इशू पे उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। प्लस जैसे GS3 का पूरा पेपर हम समझेंगे, अभी देखेंगे
तो देखेंगे कि पूरा का पूरा पेपर आपका करंट है, तो निश्चित तौर पे अगर 2025 और 2026 का जिसको पेपर देना है उनके लिए जरूरी है कि आप पूरी तरह से 10-12 महीने का जो करंट अफेयर है उसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तो जाके जीएस3 में एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। और आपको ये भी मालूम है कि 2024 में एक चेंज इस बार एग्जामिनेशन में हुआ। इससे पहले एचईएस के जनरल स्टडीज में तीनों ही पेपर में टोटल क्वेश्चन 28 आते थे, और क्वेश्चन का जो एलोकेशन था 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 20 मार्क्स में था। लेकिन 2024 में इस बार जो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 20 है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस हो गए हैं, और एलोकेशन ऑफ मार्क्स भी आपका टू टाइप का कैटेगराइज्ड है, यानी कि 8 मार्क्स और 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरीके से हमें तैयारी करनी है, इसी तरीके से हमें समझना है कि पेपर का पैटर्न क्या है और पेपर जो सिलेबस है सिलेबस क्या है। देखो, मेंस एग्जामिनेशन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि एक बार आप सिलेबस को अच्छे तरीके से दिमाग कर लीजिए, सिलेबस के साथ फैमिलियर हो जाइए, उसके बाद अपने नोट्स बनाने शुरू कर लीजिए। और जैसे करंट अफेयर का रोल बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पे न्यूज़पेपर रीडिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। एडिटोरियल रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो साथ साथ आपको करना पड़ेगा, तो ही जाके जो जनरल स्टडीज 3 की तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स के आते हैं, और 10 ही क्वेश्चन आपके 12 मार्क्स के आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर। और जैसे आपको पता है कि हर पेपर में एक वर्ड लिमिट स्पेसिफाइड होती है, और 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो वर्ड लिमिट है वो 150 मार्क्स रखी गई है। यानी कि जो भी आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने हैं वो 150 वर्ड्स में ही आपको लिखना होगा। वर्ड लिमिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बहुत सारे एस्पिरेंट ये सवाल पूछते हैं कि क्या स्ट्रिक्टली वर्ड लिमिट को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा नहीं है। 150, जैसे 8 मार्क्स के लिए 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो आप 150 या उसके आसपास 140 से 150 के बीच में जो भी आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है उसको आप लिखिए, तो एक अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। हाउ हैज द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर अडॉप्टेड टू द इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ डिजिटल बैंकिंग एंड फिनटेक इनोवेशन। तो ये बहुत एक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन था, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल बैंकिंग का रोल हमारी इकोनॉमी में बढ़ता चला जा रहा है, और फिनटेक, आपको पता, स्टार्टअप्स भी भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो एक इशू है आपका डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक इनोवेशन वाला, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इस पे निश्चित तौर पे जो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और आप देखेंगे कि डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक इनोवेशन जो है आज की दौर की एक नई चीजें हैं। तो निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन ना केवल जीएस में बल्कि एसए में भी आ सकता है। समटाइम ये ऐसे भी पूछा जा सकता है डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक इनोवेशन के बारे में। तो ये वो टॉपिक है जिसपे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी भी रेलिवेंट रहेगा 2025 के एग्जाम में जिनको बैठना है, 2026 के एग्जाम में बिल्कुल जिनको बैठना है। तो ये टॉपिक बिल्कुल अभी रेलिवेंट टॉपिक है। आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेंस एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप अच्छे तरीके से समझें। सम टाइम क्या होता है कि हम आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं या क्वेश्चन को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते, और बिना उसको समझे ही हम आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, और हमारा जो आंसर राइटिंग की डायरेक्शन होती है वो शिफ्ट हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप पेपर पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको आंसर देना होता है। तो इस क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो आपसे पूछा गया है कि डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक इनोवेशन ने इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को जो है, मतलब जो उसका रोल है डिजिटल बैंकिंग सेक्टर का, किस तरह से ये अडॉप्ट किया है, तो उस पे ही आपको आंसर लिखना होगा। देखो, जनरली जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो इसमें सीधे सीधे आप अपना पॉइंट्स बना सकते हैं, आपकी हेडिंग बना सकते हैं। जब आप हेडिंग और पॉइंट में अपना आंसर लिखते हैं तो निश्चित तौर पर इवेल्युएटर उसको बहुत आसानी से पढ़ सकता है, और इस तरह के आंसर में आपको ज्यादा मार्क्स आने की संभावना होती है। तो देखेंगे कुछ पॉइंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रेगुलेटरी सपोर्ट, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल बैंकिंग तो बड़ा ही है, लेकिन आपको पता है कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा अपने आप इशू है।
तो एक रेगुलेटरी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, एक रेगुलेटरी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। तो आरबीआई ने जो डिजिटल बैंकिंग और जो फिनटेक इनोवेशन है उसके लिए रेगुलेटरी जो सपोर्ट है वो शुरू किया है। जैसे आप इसमें आप यूपीआई जो है इसको आप कह सकते हैं, जो कि एक रेगुलेटरी मतलब सपोर्ट है आपका डिजिटल बैंकिंग के लिए। इसके अलावा कुछ आप और पॉइंट पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आपका फिनटेक ग्रोथ हो गया। फिनटेक ग्रोथ जो है मतलब वो जाहिर सी बात है कि ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस आ रहे हैं जिससे जाहिर सी बात है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन और फिनटेक सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तभी संभव होगा जब आपको बताए कि इनोवेशंस है, मतलब कुछ नई नई चीजें आ रही है जिससे कहीं ना कहीं जो आपका डिजिटल जो बैंकिंग है और जो फिनटेक इनोवेशन है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है, उससे बढ़ावा मिला है। तो कहीं ना कहीं नई इनोवेशन आने से जो फिनटेक ग्रोथ है वो भारत में इंक्रीज हुई है। आगे बात करेंगे हम, तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जिससे कहीं ना कहीं आपका उस टेक्नोलॉजी से जो है निश्चित तौर पर जो हमारा डिजिटल बैंकिंग है उसको बढ़ावा मिला है। कस्टमर फोकस, कस्टमर को सर्विसेज कैसे बेस्ट दी जाए, कस्टमर को सर्विसेज अलग अलग रीजन में कैसे बेस्ट मिले, उस पर भी काम हुआ है। उस पर नई टेक्नोलॉजी आने से जाहिर सी बात है इससे इजाफा हुआ है। तो निश्चित तौर पे इससे भी कहीं ना कहीं जो बैंकिंग जो आपका डिजिटल जो ट्रांजेक्शन है या फिनटेक इनोवेशन उसको बढ़ावा मिला है। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं और अपना आंसर को जो है बेस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बात करेंगे, हाउ इज द अडॉप्शन ऑफ इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज लाइक ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी भी रेलिवेंट है और 2025 और 2026 के लिए भी रेलिवेंट रहेगा। यहाँ क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि किस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन है इन्होंने इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको फैसिलिटेट किया है। तो निश्चित तौर पर आपको पता है कि ये जो ईरा है ऑटोमेशन का ईरा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईरा है। इससे जाहिर सी बात है एवरीथिंग मतलब जो इकोनॉमी में जो जो भी अलग अलग एलिमेंट होते हैं सबको इन्फ्लुएंस किया है ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज ने। तो निश्चित तौर पर अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यहाँ से कैसे जो है बेनिफिट हो रहा है वो आपको पॉइंट लिखने हैं। तो जैसे कुछ पॉइंट है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, ये तो आपको मालूम ही है, क्योंकि एफिशिएंसी इसलिए बढ़ रही है कि एआई के आने से और ऑटोमेशन के आने से जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो कम हो रहा है और एवरीथिंग टेक्नोलॉजी के मोड पे जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एफिशिएंसी बढ़ रही है, ह्यूमन एरर की संभावना बहुत कम होती है। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, तो कहीं ना कहीं मतलब डाटा बैंक हमारे पास आ रहा है जिससे कि हम एनालिसिस निकाल सकते हैं और वो डाटा जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। इसके अलावा आप जो अगला पॉइंट बना सकते हैं कस्टमाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट। तो ये सारे पॉइंट जो है आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। आगे बात हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, व्हाट स्टेप्स इज द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टेकिंग टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये क्वेश्चन एचपीजीके से पूछा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इस बार ये चेंज दिखाई दे रहा है, जैसे हमने GS1 GS2 के क्वेश्चन पेपर भी हमने डिस्कस किए। सीधा है कि एचपीजीके से भी बिल्कुल अब जैसे पहले क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। हर क्वेश्चन जो है वो आपका एक डीप अंडरस्टैंडिंग की आपसे रिक्वायरमेंट रखता है कि आपको उस हर टॉपिक की आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यहाँ पर्टिकुलर इस सेक्टर पे बात हो रही है, नॉट ओवरऑल ऑफ द इकोनॉमी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हो रही है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। तो यहाँ आपको स्कीम्स और पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप स्कीम और पॉलिसीज के बारे में पता नहीं है तो आपका आंसर जो बेस्ट नहीं हो सकता है। तो इसमें भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं, जैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है सरकार, तीसरा ईज ऑफ डूइंग के लिए सरकार काम कर रही है, और चौथा स्किल डेवलपमेंट जैसे इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं जो है इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का उससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ रहे हैं। आगे हम बात करेंगे व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड।
डिस्क्राइब वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय NICL। सो ये टॉपिक पिछले 1.5 साल से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है, एक नया कॉर्पोरेशन सरकार ने बनाया है, तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल करंट टॉपिक है। तो आपको करंट मुद्दे तो आपको प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन द बेनिफिट ऑफ फिशरमैन। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है फिशरमैन के बेनिफिट के लिए कैसे कर सकते हैं। मतलब जनरली जब GS3 पेपर की तैयारी करनी है तो जो भी करंट मुद्दे हैं, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और स्पेस टेक्नोलॉजी है, तो ये वो मुद्दे हैं, मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इन मुद्दों पे 1 1.5 साल में जो भी कुछ नया हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, या सरकार की कोई नई पॉलिसी, नया कोई प्रोग्राम है, तो निश्चित तौर पे वहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी ही होगी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी से GS3 में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ये क्लियर कर लेना। तो जब भी स्पेस टेक्नोलॉजी का टॉपिक जब प्रिपेयर हम करते हैं तो अलग अलग सेक्टर में उसका क्या इम्पैक्ट है या उसका कैसे एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर्टिकुलर ना पूछकर सिर्फ यहाँ एक सेक्टर ले लिया, फिशरमैन पे क्या, फिशरमैन का बेनिफिट कैसे हो सकता है स्पेस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से, उस पर बात हुई है। तो इस क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प मिलेगी, फिशरी मैनेजमेंट होगा, मैपिंग फिशिंग ग्राउंड्स हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें, या सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटरिंग हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट आप इस क्वेश्चन के आंसर में डाल सकते हैं। आगे बात करेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, डिस्क्राइब GIS एप्लीकेशन फॉर ड्रॉट मॉनिटरिंग इन इंडिया। तो देख रहे हैं आप जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे वो प्रैक्टिकल और अप्लाइड क्वेश्चन है सारे। तो निश्चित तौर पे GIS एक नई टेक्नोलॉजी आज के टाइम में है, जो कि बेसिकली मतलब एक ज्योग्राफिकल डाटा को एनालाइज करती है, और ज्योग्राफिकल डाटा जो पूरा कंपाइल किया जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इससे पॉलिसी मेकिंग में हेल्प मिलती है, और जो भी पॉलिसी मेकिंग में अलग अलग तरह के हमारे टूल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है। तो GIS भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी आने वाले जो अभी एग्जाम 2025 का 26 का होगा उसमें भी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये वो टॉपिक है जो आप यहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, डिस्कस द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट आउटलाइंड बाय यूनेस्को फॉर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एरिया इन हिमाचल प्रदेश, नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया इन हिमाचल प्रदेश। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये शायद वो क्वेश्चन पूछ लिया है जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है HPPSC ने। तो जनरली आपको पता है कि क्वेश्चन HPGK से पूछा गया है कि यूनेस्को जो हेरिटेज साइट हमारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, उसके कंजर्वेशन मतलब उसके प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए यूनेस्को की तरफ से क्या 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 मतलब जो है वो किया जा रहा है वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में दो ही यूनेस्को हेरिटेज साइट है, एक हमारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो क्वेश्चन अभी पूछा गया है, दूसरा आपको पता है कि शिमला कालका रेलवे लाइन है। तो क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है, रेलवे लाइन पे भी, मतलब शिमला कालका रेलवे ट्रैक पे भी क्वेश्चन हो सकता है। पर आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि यूनेस्को की तरफ से जो है क्या मेजर्स उठाए गए हैं प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट्स। तो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन पॉइंट हो सकता है, और सस्टेनेबल टूरिज्म मैनेजमेंट पॉइंट हो सकता है, रिसर्च और मॉनिटरिंग पॉइंट हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट आप इस क्वेश्चन के आंसर में डाल सकते हैं। आगे बात करेंगे, एक्सप्लेन द वेरियस सोशल एंड एथिकल इश्यूज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये भी एक ऐसा मुद्दा है, बायोटेक्नोलॉजी आपको पता है कि लगातार न्यूज़ पे रहता है, और बायोटेक्नोलॉजी पे लगातार काम चल रहा है। और बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा इशू है जिसपे कि ऐसे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो GS3 में अभी भी ये टॉपिक जो है आने वाले ईयर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे पहले हमने बात कर लिया, और स्पेस जो टेक्नोलॉजी पे बात हमने की, GIS पे हमने बात की। तो बायोटेक्नोलॉजी भी एक ऐसा मुद्दा है जो निश्चित तौर पे अभी कुछ सालों तक एग्जाम में रहेगा। तो इस पे भी बायोटेक्नोलॉजी और इससे जो भी कंसर्न्ड है, जो भी इश्यूज इसके हैं, वो सारी की सारी तैयारी आपको एग्जाम में जाने से पहले क्लियरली हो जानी चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन द वेरियस सोशल एंड एथिकल इश्यूज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी के लेकर कुछ हमारी
कंसर्न्स भी हैं। तो बस कुछ यही पूछा गया है कि सोशल और एथिकल इश्यूज क्या जुड़े हुए हैं, उस पर आपको लिखना है। तो हेल्थ और सेफ्टी कंसर्न है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, ये पॉइंट आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है इक्विटी एंड एक्सेस भी इसमें एक पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। एथिकल जो और कंसिडरेशन इन इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये भी आप जो जोड़ सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी आप सारे पॉइंट जोड़ सकते हैं, जिससे आपका आंसर दुरुस्त हो सकता है। आगे बात करेंगे, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। सो मतलब आप अगर हर क्वेश्चन को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मतलब जो रिसेंट जो इश्यूज हैं, रिसेंट जो मुद्दे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में, वो सारे उन्हीं मुद्दों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब ये वो सारे मुद्दे हैं जो इन दिनों साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, स्कोप क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उस पर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये इट इज वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए, इसको अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बताना है, प्रिंसिपल बताने हैं। तो ये टॉपिक भी आप इसको पूरा प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। मतलब जो 2024 का अभी पेपर हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस पेपर को एनालाइज करने के बाद जो है एक क्लियर कट एक चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक है जो अभी भी 2025 2026 के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। उन टॉपिक्स पे एक अच्छी तरीके से तैयारी करना जरूरी है। आगे बात करेंगे, गिव एन अकाउंट ऑफ एडवेंचर एंड हेरिटेज टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। तो जैसे मैंने कहा कि हिमाचल में टूरिज्म से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि यहाँ इकोनॉमी का सबसे बड़ा सोर्स हमारे टूरिज्म है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। और ये दो ऐसे सेगमेंट है जहाँ से आपको जरूर हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आपका टूरिज्म है, चाहे आपका हॉर्टिकल्चर भी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इससे भी हर साल आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ आपसे यही पूछा गया है कि गिव एन अकाउंट ऑफ एडवेंचर एंड हेरिटेज टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। जो एक एडवेंचर और हेरिटेज टूरिज्म हिमाचल प्रदेश का है, उसके उसके बारे में आपको उसको बताना है। तो एडवेंचर जो टूरिज्म है, अलग अलग तरह की साइट्स है हिमाचल प्रदेश में। और आपको पॉलिसी भी पता होना चाहिए कि सरकार की क्या पॉलिसी, सरकार उसको कैसे प्रमोट कर रही है। तो ये सारे पॉइंट आपको इसमें डालने पड़ेंगे। देखो, जो मेंस एग्जामिनेशन है वो सारा खेल ही मतलब एक इश्यूज का है। अगर आपको इशू की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है तो निश्चित तौर पे आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए 2025 और 2026 में जो लोग HPS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको भी 2025 और 2026 में एग्ज़ाम देना है, तो हमारा एक फाउंडेशन बैच जो है वो शुरू हो रहा है 5 नवंबर 2024 से। इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस बैच, तो हमारे जो नंबर ऑफिशियल नंबर है 9805291450 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी पब्लिकेशन है, हमारी किताबें भी हैं जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग बुक स्टोर पे उपलब्ध है। आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। और मेंस एग्जामिनेशन पे स्पेशली हमने अभी HAS और एलाइड एग्जाम दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए बुक लॉन्च की है, जो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी में आपको बहुत हेल्प कर सकती है। तो चलिए, ये तो बात अब हुई कि पहले 10 क्वेश्चंस की जो कि आपके 8 मार्क्स के पूछे गए थे। 150 वर्ड में आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना था। अब हमारा सेकंड सेगमेंट है। अब आपके पास अगले 10 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे 11 से 20 के बीच में, जो आपको 225 वर्ड्स में लिखने होंगे, और जिसमें आपके 12 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए एलोकेट किए जाएंगे। बाकी जैसे अभी तक हमने समझा है कि मुद्दे, इशू जो है GS3 में अगर क्लियर है तो निश्चित तौर पे आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्कीम्स, पॉलिसीज, है ना, प्लस आप इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इस साल का पेपर में ज़्यादा करंट पे ही ज़्यादा फोकस है। तो जो कुछ भी 1 1.5 साल में हुआ है, इकोनॉमी में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, तो वो सारे क्वेश्चन आप जो है प्लानिंग अगर प्रॉपर तरीके से की जाए, उसको प्रिपेयर किया जाए, तो उसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। व्हाट आर द की एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड हाउ आर ट्रेड पॉलिसी शिपिंग दीज एक्सपोर्ट्स। तो ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। और ये एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है, और आपको पता है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर एक ऐसा सेगमेंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे पीछे अगर आप अभी 1 साल पिछले साल का पेपर देखेंगे तो वो फार्म लॉज से क्वेश्चन पूछा गया था। MSP मुद्दा है, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी मुद्दा है,
एक्सपोर्ट मुद्दा है, मार्केटिंग मुद्दा है, और ये तमाम सारे जो एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर यूपीएससी की यदि हम बात करें तो यूपीएससी के लिए भी एग्रीकल्चर एक ऐसा मुद्दा है कि जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। और एचपीपीएससी भी लगातार जो है एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो ये वो टॉपिक है जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना पड़ेगा। जो अलग अलग एस्पेक्ट एग्रीकल्चर के हैं वो क्लियरली आपके क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए तो आगे हम बात करेंगे, how does the National Education Policy 2020 to 2020 aim to transform the Indian education system, and what new initiative have been introduced under this policy? तो ये पॉलिसी स्कीम मैंने पहले भी कहा कि इम्पोर्टेंट हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो जो भी सरकार के नए इनिशिएटिव है, और आपको पता है कि एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की एक नया इनिशिएटिव है सरकार का, तो निश्चित तौर पे ये अभी भी आने वाले टाइम में भी ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये वो चेंज है जिसके बाद हमारी अब जो है, अब एजुकेशन जो सिस्टम है भारत का, वो एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। तो एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन में रिफॉर्म्स, नई वोकेशनल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन, तमाम दूसरे बहुत तरह के मेजर इसमें उठाए गए हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट रोल डू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी प्ले इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज इन हिमाचल प्रदेश? तो ये एचपीजीके से क्वेश्चन पूछा गया है, और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का जो रूरल एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें जो गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसी क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि रूरल एरिया में जैसे जो गवर्नमेंट स्कीम्स में मनरेगा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, मतलब आप उस पॉइंट को डाल सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, वो भी एक पॉइंट पॉइंट डाल सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार काम कर रही है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जैसे इनिशिएटिव पे सरकार काम कर रही है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जिसको कि आप प्रॉपर तरीके से आंसर कर सकते थे। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, डिस्कस द करंट स्टेटस एंड फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये जो भारत में न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, इसकी अलग अलग स्टेजेस आपको बतानी है, और बाकी अब जो इसके चैलेंजेस क्या है करंट, वो आपको बताने पड़ेंगे। तो ये भी एक मुद्दा है जिसपे कि आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी में जो कुछ भी है इंपॉर्टेंट इश्यूज, वो सारे टॉपिक्स प्रिपेयर अच्छे से करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज, डिस्क्राइब प्रेजेंट स्टेटस एंड फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। तो एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, और अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे जो नए एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट है, निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस पे भी आपको काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्क्राइब द इवेल्युएशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोवेव अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन ऑफ इंडिया विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो सरकार के ये बेसिकली स्पेस मिशंस है, या सैटेलाइट जो सरकार लॉन्च करती है, तो जो भी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट और मिशंस है, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो 1 डेढ़ साल में जो भी बड़े इंपॉर्टेंट मिशन है वो आपको पता होने ही चाहिए। आगे बात करेंगे, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2023, डिस्क्राइब द विजन फॉर टुमारो टू इंश्योर एवेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल इन हिमाचल प्रदेश बाय 2030। तो सरकार का जो विजन डॉक्यूमेंट 2030 है, उसमें क्या है, मतलब उसमें सरकार जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सैनिटेशन और वाटर मैनेजमेंट के लिए सरकार का क्या विजन है, वो आपको बताना है। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर चाहते हैं तो हमारी एक बुक मार्केट में है, HPAS PYQ करके एक हमारी बुक आती है मेंस जनरल स्टडीज की, और आप उस बुक में ये सारे के सारे आपको आंसर प्रॉपर मिल जाएंगे। और इसके अलावा इससे पहले जितने भी सारे पेपर हुए हैं, वो सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इफ़ यू वांट टू बाय दिस बुक, तो ये हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्टोर में आपको ये बुक मिल जाएगी। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, describe the various strategies for implementation of national mission for sustainable agriculture
इन इंडिया। सो दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर भी मिशन आ सकता है, क्योंकि दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट मिशन चल रहे हैं। किस तरह से हमारा जो एग्रीकल्चर है उसका डेवलपमेंट हो, और जो एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हम आगे बढ़ें। मतलब जो सॉइल की फर्टिलिटी है या एनवायरनमेंट जो डिस्ट्रॉय होता है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो एग्रीकल्चर है वो किस तरह से होना चाहिए, सरकार का एक मिशन चल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हॉर्टिकल्चर भी पूछा जा सकता है। उसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट आपको पता होने चाहिए। आगे बात करेंगे, व्हाट इज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, डिस्क्राइब द वेरियस पैरामीटर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए क्या क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है। अगर आपने अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो 2019 में जो पेपर एचपीएस का हुआ था, बिल्कुल ये क्वेश्चन उस समय भी एग्जाम में था। तो आप देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जो पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आपको पता होने चाहिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आगे बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये 12 मार्क्स के क्वेश्चन थे कि what are the primary environmental concern associated with the tourism industry in Himachal Pradesh? Also explain the role of ecotourism in sustainable development of हिमाचल प्रदेश। तो ये अभी इससे पहले हमने समझा है कि 8 मार्क्स का भी टूरिज्म से क्वेश्चन पूछा गया था, 12 मार्क्स का भी टूरिज्म से क्वेश्चन है। तो मतलब एचपीजीके वाला पार्ट जो जीएस 3 में आता है उसमें टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री, ये कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के थे और 10 क्वेश्चन आपके जो है 12 मार्क्स के पूछे गए थे। तो कुल मिला के पेपर ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, पेपर किया जा सकता है अगर आपकी बिल्कुल सही तैयारी के साथ आप बिल्कुल जो प्रिपेयर करते हैं। बट एक चेंज इस बार 2024 के पेपर में जो हमें देखने को मिला कि करंट मुद्दों को ज़्यादा क्वेश्चन की शेप में लिया गया है। तो जो भी अभी 25 और 26 की तैयारी आपको करनी है, तो उसमें आपको हर टॉपिक जो है वो करंट के टॉपिक्स भी आपको साथ साथ पढ़ने होंगे। तो इसमें आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।